जय हिंद दोस्तों, मैं अंजनी पांडे आप सभी का अपने टेक्निकल अड्डा चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये हमारी दूसरी सीरीज़ है। चूँकि अब पेपर बच्चों का जुलाई से अगस्त के महीने में होने को है, तो टेस्ट सीरीज हमने चालू किया है। हमारी इस सीरीज़ को पूरी तरह से देखें, लास्ट तक देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब आपकी इच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, स्विच गियर का मुख्य कार्य क्या होता है? स्विच गियर का मुख्य आपने एक चीज़ देखा होता है, एक स्विच गियर होता है दोस्तों, स्विच गियर, और एक होता है यार्ड, यानी स्विच यार्ड। तो स्विच यार्ड कहाँ होता है? स्विच यार्ड जहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन होता है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर वगैरह लगाए जाते हैं, सीटी पीटी लगाए जाते हैं, वो उस एरिया को आप स्विच यार्ड कहेंगे, ठीक है। और स्विच गियर कहाँ देखेंगे? जहाँ पर इस तरह के बड़े बड़े पैनल लगाए जाते हैं, उसको स्विच गियर बोला जाता है, ठीक है। ये हर पावर जनरेटिंग स्टेशन में ये स्थापित किए जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के पैनल स्टार लगाए जाते हैं, जिसका काम है, यहाँ पर रिले वगैरह भी लगाए जाते हैं। देखिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना है। मोटर चालू करना, सुरक्षा प्रदान करना, करंट को मेज़र करना, या वोल्टेज प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, स्विच गियर का काम है मोटर को चालू करने का काम किया जाता है। मतलब इन पैनलों के माध्यम से मोटर को ऑन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब जब भी कभी आप बड़े बड़े मशीनों को चालू करने के लिए वहाँ स्टार्टर जो काम करते हैं, वो इन्हीं पैनलों के द्वारा काम किए जाते हैं, ठीक है। मान लो कोई चीज़ें हेल्दी करना है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उन्हीं ऑप्शन को देखकर हम जानकारी ले लेते हैं कि अब हम मोटर चालू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई ओवरलोड आ गया या ट्रिप हो गया हमारा रिले, तो उसमें पता चल जाता है इन्हीं के माध्यम से। ये जो पैनल लगे हुए हैं, इन्हीं के माध्यम से हमें पता भी चल जाता है कि कौन सा किसकी वजह से हमारी मोटर ट्रिप कर गई है ना। तो ये सभी खासकर आप जो आपका पावर स्टेशन भी होता है, मतलब सब स्टेशन या पावर स्टेशन जो भी हैं, या आप लोग साधारण भाषा में पावर हाउस बोलते हैं, वहाँ पर इस तरह के पैनल इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होता है? मतलब कहीं भी यदि शॉर्ट सर्किट हो गया, आपको मालूम ही है, एक फेस वायर गई हुई है और एक मान लीजिए न्यूट्रल वायर गई हुई, ठीक है। अब ये वायर आपस में मतलब कनेक्ट हो गई, ठीक है। इसी प्रोसीजर को यहाँ पे आप चित्र भी देख रहे होंगे कि यहाँ से पॉजिटिव तार गई है और यहाँ से निगेटिव तार गई है, और ये तार यहाँ पर क्या हो गई है? शॉर्ट सर्किट हो गया। उस दौरान क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। करंट रुक जाता है, करंट बहुत अधिक हो जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, या बैटरी चार्ज होता है। भाई यहाँ बैटरी चार्ज नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। करंट बहुत अधिक हो जाता है कह सकते हैं, करंट रुक जाता है ये भी ऑप्शन गलत है, यानी दो ऑप्शन आपके गलत हो गए। वोल्टेज भी नहीं बढ़ता है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होने के दौरान रेजिस्टेंस बहुत नगण्य हो जाता है और करंट हमारी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न, मोटर की गति को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये एक यंत्र देख रहे होंगे दोस्तों, आप चित्र देखकर भी समझ सकते हैं हम किस यंत्र की बात कर रहे हैं, और आप अपना टिक लगा के हमें ज़रूर बताया करिए कि हमने दिए गए प्रश्नों में से कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है टेकोमीटर, वॉट मीटर, वोल्ट मीटर, या एनर्जी मीटर। तो दोस्तों, यदि वॉट मीटर होता तो उसमें KW वगैरह लिखा होता, ठीक है। वोल्ट मीटर होता तो भी लिखा होता। एनर्जी मीटर होता तो एनर्जी मीटर की वास्तव में इकाई KWH होती है, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी मीटर, जो बाहर आपके घरों के बाहर नहीं आपने देखा है एक मीटर लगाया जाता है जिसमें रीडिंग चेक होती है, वही आपका एनर्जी मीटर होता है। लेकिन ये हमारा टेकोमीटर होता है। ये टेकोमीटर का ये वाला जो भाग है ना दोस्तों, इस वाले भाग से लेज़र निकलती, एक सेकंड, ये जो ये वाला भाग दिख रहा है ना, इस भाग से कहना चाहिए, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, यहाँ से क्या है, लेज़र निकलती, और यहाँ पे मान लीजिए कोई भाग बहुत रोटेट कर रहा, ठीक है, इससे टकराएगा तो यहाँ ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ना, इस स्क्रीन पे उसकी RPM यहाँ पे पता चल जाता है। इसी को बोलते हैं टेकोमीटर, यानी इसका जो राइट आंसर है वो टेकोमीटर। अगला प्रश्न, स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले का कार्य क्या है? थर्मल ओवरलोड रिले, ठीक है। ओवरलोड यानी कि लोड ज़्यादा बढ़ जाना, और थर्मल प्रोसीजर के माध्यम से वो रिले सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दे। इसका काम है मोटर चालू करना, हीटिंग
करना, ओवरलोड से सुरक्षा करना या करंट बढ़ाना। तो यहाँ ओवरलोड से संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर होगा ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करना। और ये रिले आप देख ही रहे हैं ना, जब कभी वो मतलब लोड ज़्यादा बढ़ जाता है और आप सप्लाई बंद कर देते हैं, यहाँ जो रेड बटन है इसको, उस बटन को दबाना पड़ता है, जिससे ये पुरानी अवस्था में आ जाता है। इसको थर्मल ओवरलोड रिले है और इसका काम है ओवरलोड से किसी भी मोटर या जो भी मशीन आपने लगाया उससे सुरक्षा करना। अगला प्रश्न कह रहा है यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों कंप्यूटर में, फैन में, मिक्सर ग्राइंडर में या ट्रांसफार्मर में। तो पहली बात आपको मालूम होगा, यूनिवर्सल मोटर ऐसी मोटर होती है जो एसी और डीसी दोनों पे वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसका रूप बदल जाएगा कि उस मोटर का नाम बताइए जो एसी और डीसी दोनों पे कार्य करती है, वो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है। और यूनिवर्सल मोटर आप हूबहू किसके जैसे दिखती है, वो आपके डीसी मशीन की भांति दिखाई देगी। उसमें जो रोटेटिंग भाग होता है वो हमारा आर्मेचर होता है। क्लियर है बात। तो कंप्यूटर में उपयोग तो नहीं होता भाई मोटर, फैन में नहीं होती, मिक्सर ग्राइंडर में, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर में एसी और डीसी दोनों प्रकार की मोटर इस्तेमाल की जाती है, उसका नाम है यूनिवर्सल मोटर, सर्वात्रिक मोटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 3 फेज मोटर को उल्टा घुमाने के लिए क्या किया जाता है। मतलब कोई मोटर यदि क्लॉकवाइज घूम रही और उसको हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फेज बदलने पड़ेंगे, न्यूट्रल बदलना पड़ेगा, अर्थिंग बदली जाती है या कुछ नहीं करना पड़ता है दोस्तों। तो ये आप टर्मिनल बॉक्स देख रहे होंगे, इसमें क्या है, हम लोग सप्लाई देते हैं या स्टार डेल्टा कनेक्शन अपने इच्छा अनुसार अपन इसमें कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, एक फेज बदल देते हैं, हम क्या करते हैं फेज बदल देते हैं, यानी फेज बदलने से हमारी मोटर उल्टा घूमने लगती है। आप लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी देखा होगा, यानी पंखे की मोटर में देखा होगा, कभी कभी हम पंखा कनेक्शन कर देते हैं और पंखा हमारा उल्टा घूमने लगता है, फिर जैसे हम कनेक्शन चेंज कर देते हैं तो हमारा पंखा सीधा घूमने लगता है। तो कुल मिला के कहना चाहिए कि फेज बदल जाने से हमारी मोटर की रोटेटिंग स्पीड उल्टा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग कब किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टार डेल्टा स्टार्टर आप लोगों ने बिल्कुल मैनुअली, ये ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का डायग्राम दिख रहा है, आपने मैनुअली भी देखा होगा कि उसमें एक हैंडल होता है, उस हैंडल को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। पहले हम स्टार में करते हैं, जब वो 75% रोटेटिंग स्पीड पकड़ लेता है फिर उसको हम ऊपर की ओर यानी डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। पहली बात, स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारी मोटर स्टार्टिंग समय में स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेती है, उस स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हमें स्टार्टर प्रयोग करना पड़ता है दोस्तों। अब प्रॉब्लम ये है कि ड्यूअल स्टार्टर जो है ना, वो कहना चाहिए कि 5 या 10 HP तक की मोटर के लिए, 10 HP से कम मोटर के लिए है ना इस्तेमाल करेंगे, लेकिन स्टार डेल्टा का स्टार्टर का उपयोग 10 HP तक की मोटर के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है इंडक्शन मोटर में स्लिप का उपयोग क्यों किया जाता है। इंडक्शन मोटर में स्लिप का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए, कभी भी स्लिप का फार्मूला है ना दोस्तों, तो NS माइनस NR बटे NS, ये फार्मूला हमेशा पूछा जाता है। यदि परसेंटेज पूछे तो इनटू का 100 जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये स्लिप है, मतलब एक प्रकार से एक सिंक्रोनस स्पीड होती है, एक रोटर स्पीड होती है ना। तो इंडक्शन मोटर में और उसी के अंतर को क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। और इंडक्शन मोटर में स्लिप का प्रयोग क्यों किया जाता है, स्पीड को बढ़ाने के लिए, मोटर को चालू करने के लिए, पावर घटाने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, स्पीड को बढ़ाने के लिए स्लिप का उपयोग किया जाता है। इंडक्शन मोटर में स्लिप का उपयोग स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ओम का नियम किसे दर्शाता है। ठीक है, ओम का नियम जो है ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आपको नॉलेज में ये रखना चाहिए, क्या फर्स्ट ईयर क्या सेकंड ईयर, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है। करंट और तापमान को, वोल्टेज और करंट को, पावर और वोल्टेज को, प्रतिरोध और तापमान को। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ओम का नियम भी प्रोपोर्शनल आई होता है, ये आप लोग सभी जानते हो। ठीक है, यानी वोल्टेज और करंट को बताता है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। जिसने लगाया है बिल्कुल सही है, और जो नहीं लगा, यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे, भी इक्वल टू, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यदि इस तरह से डायग्राम अपना बना है, ठीक है, ये हो गया हमारा भी, ये हो गया हमारा आई, ये हो गया आर।
तो हम इसको कैसे मानेंगे, v बराबर ये i और r जो है i इंटू आर हो जाएगा, i बराबर v बटे r, तो i बराबर क्या लिख दोगे, v बटे r, और उसी प्रकार से r बराबर क्या लिखोगे, v बटे i। ये तीनों आपको वो सूत्र मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक ही चित्र से तीनों सूत्र बन जाते हैं। यहाँ पर भी उसी के बारे में जानकारी दी गई है, आप बिल्कुल पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, v प्रोपोर्शनल i, v बराबर आई आर या v बराबर i इंटू आर। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी मोटर रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होती है। देखिएगा, रेफ्रिजरेटर में कौन सी मोटर प्रयोग होती है, डीसी मोटर, यूनिवर्सल मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या स्टेपिंग मोटर। तो देखिए, डीसी मोटर सीरीज, शंट और कंपाउंड होती है। ठीक है, तो ये हमारी डीसी मोटरें हो गई। यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों पे कार्य करती है। अभी मैंने बताया कि मिक्सर ग्राइंडर, हेयर ड्रायर इनमें यूज होती है। इसका ये जो मोटर दिख रही है ये वही मोटर है जो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होती है। इसका जो राइट आंसर है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होती है। अगला प्रश्न है, स्टार डेल्टा स्टार्टर किस प्रकार से कार्य कर, मतलब स्टार डेल्टा स्टार्टर में किस में कार्य करता है। तो टाइमर पर करता है, फेस चेंजर पर करता है, ओवरलोड पर करता है या करंट सेंसिंग पर करता है। तो देखिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये टाइमर का आप देख रहे होंगे, ये डेल्टा का साइन है, इधर स्टार का साइन है ना। जो टाइम आप देते हैं उसी टाइम पर ये क्या करता है, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा टाइमर पर। अगला प्रश्न है, थ्री फेज सप्लाई में डिग्री एंगल है, ये कितना है, डिग्री एंगल, समझ रहिएगा, डिग्री एंगल कितने डिग्री का होता है। थ्री फेस जो है ये आर है, मान लीजिए ये वाई है, ये बी है, इनके बीच कितने डिग्री का फेस एंगल होता है, 90 डिग्री, 60, 180 या 120। दोस्तों सिंगल फेज में यदि प्रश्न आता है तो 90 डिग्री होता। ठीक है, यदि थ्री फेस में आता है तो आप आंसर लगाइएगा 120 डिग्री। कितना लगाएंगे, 120, यानी इसका राइट आंसर होगा 120 डिग्री। ये देखिए, यहाँ पर 120 है, यहाँ भी 120 है और यहाँ भी 120 है। अगला प्रश्न है, अर्थ फॉल्ट किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। यदि कहीं पर अर्थ फॉल्ट आ गया है तो आप किस यंत्र से नापेंगे, एम्पियर मीटर, मैगर, अर्थ फॉल्ट रजिस्टर या वोल्ट मीटर। ठीक है, एम्पियर मीटर से धारा नापा जाता है, मैगर से आप प्रतिरोध नाप सकते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज नाप सकते हैं। साथ में अर्थ फॉल्ट रजिस्टर आता है, ये आप बॉक्स देख रहे होंगे, ये बॉक्स हमारा अर्थ फॉल्ट रजिस्टर का ही है और इसके द्वारा कहाँ पर अर्थ फॉल्ट आया है उसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब एम्प्लॉयबिलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चालू हो रहे हैं दोस्तों। यदि एक उसका है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का है। यदि एक बल 10 न्यूटन की दूरी पर 5 मीटर तक लगाया जाए तो कार्य होगा, में कार्य यानी वर्क होता है दोस्तों, W बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस। W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा है और 5 मीटर तक बल लगाया गया यानी 50। अब यहाँ ऑप्शन में 1 2 3 बल लगे हुए, एक है न्यूटन, एक है जूल, एक है वॉट, एक है ये 15 जूल। अब इसमें से राइट आंसर कौन होगा, तो कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है। तो यहाँ पर 50 जूल आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गति की SI इकाई क्या होती है। गति की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड या न्यूटन मीटर। तो गति की इकाई होती है SI इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों आपने जो आंसर लगाया होगा बिल्कुल सही, जो नहीं लगाए हैं वो आगे तैयारी करें। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है। वृत्त के लिए वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों ने 10वीं में भी पढ़ा होगा। वृत्त 2πr वृत्त की परिधि होती है दोस्तों। πr स्क्वायर या πd, ये πd दूसरा है, r स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर नहीं होता, πr स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। आप πr स्क्वायर कर दीजिएगा, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, रेडियस जो होता है वो डिस्टेंस का हाफ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, घन की आयतन का वह सूत्र क्या है। मतलब एक क्यूब होता है, क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, A³ LBH
4/3 पाई आर क्यूब या ए स्क्वायर। दोस्तों यदि आयतन आए a इंटू ए यानी 3 बार a का गुणा करोगे तो a की पावर 3 होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई क्या है? न्यूटन है, वॉट है, जूल है या कूलाम्ब है? दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर, जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जूल। न्यूटन जो है ये है आपकी बल की इकाई, वाट जो है शक्ति की इकाई होती है, कूलाम्ब जो है चार्ज की इकाई होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है ओम का नियम है V बराबर आई आर है, P बराबर भी आई है, F बराबर ma है, W बराबर m इंटू जी है। तो राइट अभी मैंने बताया भी था कि V बराबर आई इंटू आर मिल जाए तो ये हमारा ओम का नियम होता है। ठीक है। पावर निकालने का सूत्र है P बराबर V इंटू आई, फोर्स निकालने का सूत्र है m इंटू ए मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, और W बराबर वर्क बराबर m इंटू जी। ठीक है, अभी मैंने m इंटू जी का भी वो किया। नेक्स्ट प्रश्न दाब यानी प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है बात दोस्तों? न्यूटन, पास्कल, जूल या वॉट? तो देखिए न्यूटन मैंने फोर्स की बताई, जूल मैंने वर्क की बताई, और मैंने पावर की यूनिट वॉट बताई। ठीक है। अब बचा पास्कल, तो पास्कल इज ए राइट आंसर। वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, एम्पियर करंट की है, और ओम रेजिस्टेंस की होती है, और शक्ति यानी पावर की वाट होती है। ठीक है। अब है एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन। बुलंद आत्मविश्वास किससे आता है? मतलब किसी भी आदमी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस किससे आता है? नकल करने से आता है क्या? अभ्यास और ज्ञान से आता है, डर से आता है, गुस्से से आता है? बिल्कुल सही जवाब, अभ्यास और ज्ञान से आत्मविश्वास पैदा होता है। अगला प्रश्न है ईमेल में सीसी का पूरा अर्थ क्या होता है? सीसी है ना, ईमेल जब करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सीसी और एक मिलेगा बीसीसी। इन दोनों में से ये सीसी ज़्यादा पूछा जाता है। सेंट्रल कॉपी, करेक्ट कॉपी, कार्बन कॉपी या कॉमन कॉपी? तो इसका बोलते हैं कार्बन कॉपी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन कॉपी। मतलब कहना चाहिए कि यदि आप जैसे किसी को मेल भेजते हैं, कोई एक अपना इन्विटेशन है, आपने राम नाम के आदमी को इनविटेशन भेजा, अब आप चाहते हैं वही इनविटेशन श्याम को भेजे, तो आप सीसी कर दीजिए, तो वही इनविटेशन उनको भी चला जाएगा। यदि आप बीसीसी करना चाहते हो तो बीसीसी का मतलब होता है कि वो सिर्फ आपको या भेजने वाले को दिखे, किसी और को ना दिखे, वो बीसीसी में चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सकारात्मक सोच का प्रभाव क्या होता है? मतलब पॉजिटिव थिंग्स का प्रभाव क्या होता है? तनाव बढ़ता है, मन अशांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है या काम से जी चुराना? तो देखिए पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब होता है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, यही पॉजिटिविटी, यही ना बोलते हैं सब लोग, कह रहे टेंशन मत लो, आपका काम सही होगा, आप अच्छा सोचिए, ये आपका सकारात्मक सोच है। तो इस सकारात्मक सोच से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वरोजगार का एक उदाहरण क्या है? सरकारी नौकरी क्या है, निजी कंपनी की नौकरी है, अपना व्यवसाय है या ठेकेदार? तो स्वरोज का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है दोस्तों अपना व्यवसाय खोलना, वो स्वरोजगार कहलाता है। डिजिटल साक्षरता, आजकल हम सब डिजिटल साक्षरता ही यूज कर रहे हैं। आप भी मोबाइल से यदि हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ये भी डिजिटल साक्षरता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? किताबें पढ़ना, मोबाइल का उपयोग करना, कंप्यूटर इंटरनेट का सही उपयोग करना, अखबार पढ़ना। तो कंप्यूटर और इंटरनेट का सही उपयोग करना ये हमारा डिजिटल साक्षरता के अंतर्गत आता है। काम करने का एक सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होता है? आप भी अपना ओपिनियन रख सकते हैं। काम से डरना, हमेशा शिकायत करना, उत्साह और जिम्मेदारी से काम करना, देर से पहुंचना। तो आपने इसका आंसर चूज कर लिया होगा। बिल्कुल सही जवाब जो आपने चूज किया है, राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्साह और जिम्मेदारी से काम करना, ये सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए दर्शाता है। एक प्रभावशाली बायोडाटा में, यदि आपने रिज्यूम बनाया होगा, रिज्यूम बोलते हैं उसी को अपन हिंदी में बायोडाटा बोलते हैं, तो उसमें क्या हमें शामिल नहीं करना चाहिए? इन ऑप्शन को देख के हमें बताना। शैक्षणिक योग्यता, ये तो भैया होना ही चाहिए। आयु, पसंदीदा खाना या कार्यानुभव? ठीक है, तो हमें इसमें एज से संबंधित बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, है ना। वहाँ पर अपन माई हॉबी में
अपन क्या पसंद करते हैं, थोड़ा बहुत उसके खाने के बारे में अपन लिख सकते हैं। योग्यता तो लिखना ही, अपना कार्य अनुभव लिखना है। एज से संबंधित कोई ऐसा नहीं होता है कि मेरी एज 40 साल है, ये सब है ना। टीम वर्क का मतलब क्या होता है, ये तो आप लोग क्लास में भी टीम वर्क सुने होंगे। अकेले काम करना तो टीम वर्क नहीं होता दोस्तों। समूह में लड़ाई करना ये टीम वर्क नहीं है। समय बर्बाद करना ये टीम वर्क नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, मिलकर काम करना, यही हमारा टीम वर्क कहलाता है। संचार का सबसे सामान्य माध्यम क्या है, मतलब कम्युनिकेशन का सबसे जनरल मीडियम क्या है? मूक संकेत, इशारे, भाषा या चित्र? तो मूक संकेत हमारा राइट आंसर होगा, सबसे सामान्य माध्यम होता है। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? मतलब मेल भेजना है तो मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल पता चाहिए, वेबसाइट चाहिए या कंप्यूटर का ज्ञान चाहिए दोस्तों? तो ईमेल भेजने के लिए अपने को ना तो मोबाइल नंबर चाहिए, ना वेबसाइट, ना कंप्यूटर ज्ञान, हमारे पास ईमेल का होना ज़रूरी है। जैसे हमें आपको मेल करना है तो आपके मोबाइल का एक जीमेल होता है, वो जीमेल हमें जानना ज़रूरी होता है जिससे हम आपको मेल भेज सकें। संचार का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा? लिखित, मौखिक, सांकेतिक या ईमेल? तो इसका सबसे प्रभावी तरीका हमेशा मौखिक ही माना गया है। मुंह से बोलकर किसी को समझाना ज़्यादा सुटेबल होता है। इंटरव्यू के समय उम्मीदवार को क्या करना चाहिए? ठीक है, यदि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस समय क्या करना चाहिए? देरी से पहुंचना चाहिए, चबाकर बोलना चाहिए, आत्मविश्वास से बात करना चाहिए या फ़ोन पर बात करना चाहिए? ये जो ए, बी और डी ऑप्शन है भाई कभी मत करना, नहीं तो सामने वाला आदमी आप पे गुस्सा हो जाएगा या आप पे रिझ जाएगा, जिससे आपको वो नौकरी में रखने के योग्य नहीं मानेगा। तो इसका जो राइट आंसर है आत्मविश्वास से बात करना, यानी आप जो बनता है आप आत्मविश्वास से सामने वाले को अपनी बात रख दीजिए, नहीं बनता है मना कर दीजिए, है ना। घुमा फिरा के बातें करने से कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों। कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताइए। आपने कितना स्कोर किया ज़रूर बताइए। कंप्यूटर स्किप मत किया करिए, है ना। हो सके कुछ क्वेश्चन अच्छे लगे तो लिख जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।